Yes. Good evening, all of you. Let us continue the next topic in this chapter. So लास्ट लेक्चर में हमने फोकल लेंथ का जो एक्सप्रेशन है वो डिराइव किया था फॉर लेंस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला, राइट? तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला के बारे में हमने डिटेल इंफॉर्मेशन लिया था लास्ट लेक्चर में, और उसके साइन कन्वेंशंस भी देखे थे। बट अभी हमको आगे जाना है, जिसमें हमको ये देखना है कि व्हेन द टू लेंसेस आर कंबाइंड टुगेदर, देन what is the focal length of that combination we have to investigate. Okay, for example, if suppose we have two lenses like this, one of which is having the focal length f1, okay, and suppose that the second one is just kept in contact with this first one, which is having the focal length of f2, for example. Okay, and now when these two lenses are combined together, when they are kept there with their principal axis together, then what happens is these two lenses combined together act as a single lens whose focal length is different from f1 as well as f2, and it will be shown like this. तो इनका जो कंबाइंड फोकल लेंथ जो है या कंबाइंड जो लेंस है वो ऐसा दिखेगा हमको, दैट विल बी डिफरेंट वन हुज फोकल लेंथ इज f, which can be obtained by a special formula using f1 and f2. उसके लिए हमको देखो क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये कंसिडर करेंगे कि इस फोकल लेंथ, मतलब ये फर्स्ट लेंस जो है इसके सामने एक ऑब्जेक्ट है, ये हम एज्यूम कर लेंगे एट ए डिस्टेंस u, सपोज। ठीक है, तो सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट kept at this distance u, object is o and it is kept at distance u from the first lens. Okay, now we can just talk about the virtual image formed by this first lens due to this first lens on the right side. ठीक है, तो अब यहाँ पे सपोज ऐसा इमेजिन करेंगे कि मान लो ये जो फर्स्ट लेंस है, सेकंड लेंस जो है वो उसको थोड़े समय के लिए निग्लेक्ट करो, थोड़े समय के लिए ऐसा मान लो कि ये सेकंड लेंस है ही नहीं। ओके, एंड ऐसा अज्यूम करके हम इस फर्स्ट लेंस के द्वारा जो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है वो फाइंड करने के लिए ट्राई करेंगे। इट विल बी समवेयर हियर। Okay, we can just show it by dotted line, just because it is going to be the image that would be formed in the absence of the second lens here. तो यहाँ पे अगर सेकेंड लेंस अगर नहीं होता तो उस केस में यहाँ पे इमेज फॉर्म होता था, तो इसलिए उसको हमने डॉटेड लाइन से शो किया है। ठीक है, वी कैन कॉल इट एज आई डैश, एंड द डिस्टेंस ऑफ दैट आई डैश फ्रॉम दिस लेंस हियर विल बी डिनोटेड बाय वी डैश, नो डाउट। But after all, second lens is already there, right? So this image I dash will actually act as a object for the next lens here, and it will produce its image, final image, at somewhere at this point I here. तो ये जो image है I, that is actually going to be the final image obtained from this combination, which is at a distance v from this second lens here. तो इसमें देखो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट O जो है वो ऑब्जेक्ट O प्रोड्यूस कर रहा है इमेज I डैश, एंड लेंस फर्स्ट लेंस इज गोइंग टू गेट यूज्ड हियर। ठीक है, फर्स्ट लेंस यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, बट I डैश विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस एंड इट विल प्रोड्यूस इट्स इमेज एट I। ठीक है, तो सेकेंड लेंस जो है वो यहाँ पे I ये इमेज पैदा करेगा। तो अगर हमने ये जो इक्वेशन होता है हमारे पास 1 f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये इक्वेशन अगर दोनों लेंस के लिए अगर यूज किया, ठीक है, ये इक्वेशन हमको यूज करना है लेकिन दोनों लेंस के लिए टर्न बाय टर्न। So if we use it for first lens, so we can say for the first lens, what is the focal length? f1. So 1/f1 will actually be equal to, what is the image distance? So it is v dash, you can see clearly. So v dash, so here it will be 1/v dash minus, what is the object distance? U. So therefore we will get this 1/u kept here, no doubt. Give this as equation number 1. Okay, and if we just talk about for the second lens, तो second lens के लिए अगर हम बात करते हैं
तो देखो सेकेंड लेंस के लिए सेम फॉर्मूला हमको यूज करना है, बट इन दिस टाइम 1/f, f मतलब फोकल लेंथ कितना है उसका, f2 है, ओके. सो हियर इज f2 विच इज एक्चुअली गोइंग टू बी द 1/v. तो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस कितना है, ये v है, तो इसलिए यहाँ पे 1/v आ जाएगा, और माइनस 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, उसके लिए ऑब्जेक्ट है ही कौन, आई डैश उसका ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया, 1/v डैश हो गया, इसलिए यहाँ पे 1/v डैश आ जाएगा, नो डाउट. गिव दिस एज इक्वेशन नंबर 2. एंड वंस अगेन इफ वी जस्ट ऐड these two equations 1 and 2 का अगर हम ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो ठीक से. इफ यू ऐड दिस सीरियली वर्टिकली अगर हम ऐड करेंगे तो सबसे पहली बात यह है कि 1/v डैश एंड दिस 1/v डैश विल जस्ट गेट कैंसल्ड, and what we are left with in this LHS here is 1/f1 plus 1/f2 which is going to be equal to, तो यहाँ पे इधर से क्या बचेगा 1/v सिंपली, और इधर से माइनस ऑफ 1/u बचेगा, करेक्ट है. बट इफ वी जस्ट सी द इनिशियल ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है O है, और फाइनल फुल एंड फाइनल इमेज कौन सा है, I है, तो ऑब्जेक्ट I का अगर ऑब्जेक्ट O का अगर I बनता है तो उस केस में उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होगा 1/v माइनस 1/u वो कितना होगा, 1/f के बराबर होगा, जो कि f माना f इफेक्टिव, इन दोनों का जो कंबाइंड जो फोकल लेंथ होगा, तो वो अगर f मान लिया जाए तो ये 1/v माइनस 1/u will be become 1/f, and hence we can just get that 1/f1 plus 1/f2 is going to be equal to 1/f in this way. So here we can just say that the reciprocal of sum of reciprocal of the focal lengths of the two lengths kept in contact happens to be the reciprocal of effective focal length simply. तो इसमें हमको ये समझना है कि the reciprocal of effective focal length is always equal to the sum of the reciprocals of the two lenses, to individual focal lengths of the two lenses here in this way. तो इसलिए यहाँ पे 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2. This formula will be used only when we will have to find out the combined focal length of the two lenses which are kept in contact. Remember, one more application of this formula is that if suppose we have the two lenses which are not kept in contact but they are just kept at some distance d from each other like this, तो d distance पे अगर वो रखे हुए हैं इस तरह से, तो ये इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, दिस कॉम्बिनेशन विल आल्सो एक्ट एज अ सिंगल लेंस, एंड द फोकल लेंथ, इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस in terms of f1 and f2 can be given by this formula 1/f effective is going to be equal to 1/f1 plus 1/f2 minus d upon f1 f2. Remember, this is the formula for finding the effective focal length of the two lenses which are not in contact but they are just separated by the distance d from each other. Remember, समझा इसमें और इसमें क्या फर्क है. यहाँ पे तो चलो यहाँ पे कॉन्टैक्ट में है ना, कॉन्टैक्ट में होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे वैसे भी d 0 हो जाएगा, and once this d becomes 0 this formula will just get reduced into that one only, no doubt. We can just compare, अगर यहाँ पे d के बदले 0 डाल देते हो तो वही फॉर्मूला हमको मिल जाएगा, no doubt. लेकिन अगर d नॉन जीरो है, if the two images are separated out by some distance d here from each other, then this term has to be subtracted from this whole thing, then and then only we can get the reciprocal of this effective length, effective focal length in this way here. ठीक है, तो ये जो बात है ये हमको समझनी है, and this is not only for two lenses but it is for multiple lenses also. So if suppose we have three lenses kept in contact, then the effective focal length of that combination of these three lenses can also be written to be equal to 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f3, and we can write this expression in terms of power also. Power, as we already know that the power is nothing but the reciprocal of focal length, so just we can write this as a effective power which is going to be equal to effective power of the first lens plus effective power of the second lens plus effective power of the third lens in this way. So whenever the lenses are kept in contact, their powers just get added together. Okay, whenever the lenses are kept in contact, their powers get added together. This is the thing to understand here. Remember, so power is the reciprocal of focal length, and here powers or focal length may be positive or it may be negative also.
तो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, नो डाउट। जब कॉन्वेक्स लेंस होता है तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जबकि कॉन्केव लेंस के लिए पावर जो है वो नेगेटिव हुआ करता है, और इवन फोकल लेंथ ऑल्सो। सो द कॉम्बिनेशन मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव। Combination of a convex lens and concave lens may be positive or it may be negative also, depending upon whether whose power is more. जैसे होता क्या है ना कि जैसे यहाँ पे पावर P1 और P2 ये दोनों हम ऐड कर रहे हैं, ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं ना ऐसा कि इफेक्टिव पावर ऑफ टू लेंसेज विल बी एक्चुअली इक्वल टू P1 प्लस P2। अगर P1 पॉजिटिव है और P2 नेगेटिव है तो ये जो P1 और P2 का जो सम है वो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन विच एवर इज मोर। जो ज्यादा पावरफुल होगा वो उसका नेचर उस कॉम्बिनेशन को कंट्रीब्यूट करेगा। मैथमेटिक्स से जो लेंस ज्यादा पावरफुल होगा उसका ही नेचर इफेक्टिव नेचर बनेगा, ऐसा ही बोल सकते हैं। अगर कॉन्वेक्स लेंस ज्यादा पावरफुल है तो इवन इफ देयर इज अ कॉन्केव लेंस कंबाइंड विद अ कॉन्वेक्स लेंस, देन इन दैट केस द इफेक्टिव नेचर मींस द कॉम्बिनेशन का जो नेचर है वो कॉन्वेक्स ही रहेगा। मतलब जो कॉम्बिनेशन का जो पावर है वो फिर भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि कॉन्केव लेंस जो है वो वीक है, उतना पावरफुल नहीं है। बट अगर कॉन्केव लेंस ज्यादा पावरफुल है और कॉन्वेक्स लेंस कम पावरफुल है तो उस केस में फिर दोनों को कंबाइन करने के बाद जो इफेक्टिव लेंस बनेगा वो एक कॉन्केव लेंस के जैसा बिहेव करेगा। द इफेक्टिव नेचर विल बी कॉन्केव। तो मतलब यही इसका ही मतलब यह है कि जो ज्यादा पावरफुल है वो उसका नेचर कॉम्बिनेशन को इंपार्ट करेगा। ओके, तो ये हमको अच्छी तरह समझना है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मूला फॉर finding the effective focal length when the two lenses are kept in contact, and this is for when the two lenses are kept at some distance d from each other. Okay. In case of the lens, there is a concept called as a magnification. Magnification. Remember, if suppose there is a lens and suppose there is a principal axis of this lens, this is here, ओके ये उसका सपोज प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, अभी होता है ऐसा है ना कि अगर सपोज एक ऑब्जेक्ट हम हम यहाँ पे रखते हैं, ये सपोज ऑब्जेक्ट है इधर, ठीक है, its object distance is u for example, and suppose because of that image is formed on the right side. Suppose image is formed at this point here, यहाँ पे कुछ image form होता है, ठीक है, this is the image. Okay, and it is at a distance v from this pole. Okay, now we see clearly we can see that the image size is denoted by h2. ओके, h2 उसको हम बोल सकते हैं। और ऑब्जेक्ट साइज जो होता है, ऑब्जेक्ट साइज मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट विल बी डिनोटेड बाय h1 हियर। सो इन दिस केस द नंबर ऑफ टाइम्स द इमेज साइज इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट साइज, ये बताने वाला नंबर मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन। रिमेंबर, so magnification here will be defined as the ratio of the size of object, sorry, image to the size of object. That means here we can say h2 upon h1 will actually be defined as the ratio that is the magnification. This ratio is actually called as magnification. Remember, okay? तो ये जो magnification है तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से h2 upon h1. But if we see carefully, then ये जो एक रे जो यहाँ से मिलता है, जो ऑप्टिकल सेंटर में से जाता है, तो वो सीधा अनडेविएटेड पास होता है, हमको ऑलरेडी पता है। we can just draw the three rays from this object out of this. The ray which passes through the optical center just passes undeviated here, and
द सेकेंड एंड पॉइंट विल बी द इमेज का एंड पॉइंट होगा यहाँ पे। तो अभी इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम बात करते हैं ठीक से, तो ये सपोज पॉइंट ओ नाम दे देते हैं इसको अगर ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, और इसको सपोज ए डैश और बी डैश बोल देते हैं। तो वी कैन जस्ट से हियर दैट दिस इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओके, ओ ए बी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश, aren't they similar? These two triangles are similar just because their one angle is same, just because they are opposite in this way, and the second angle is right angle, which is going to be at 90 degree each. And that's why, since the two angles are equal, we can just say that all three angles must be equal and the triangles must be similar, not congruent, but they should be similar. And similar triangles का property क्या होता है हमको पता है already, the sides are in proportion. That means if we just take the ratio of AB to A dash B dash, देखो यहाँ पे AB upon A dash B dash, ये ऐसा रेशियो हमको लेना है. So that is going to be equal to the ratio of OA to OA dash, right? So here it is OA and here it is OA dash. Okay. So but if we just reverse this thing here, तो उसको उल्टा करके ये करेंगे तो हमको मिलेगा A dash B dash upon AB, which is actually going to be equal to, इसको भी उल्टा करना पड़ेगा तो ये मिलेगा हमको OA dash upon OA. But as we can see here that A dash B dash is nothing but H2, that is the image size. So we can just replace it by that and then get this AB to be replaced by H1, which is nothing but the object size here, and which happens to be actually OA dash, which is nothing but the image distance, right? Image distance, which is V here, and object distance is going to be U, for example. So therefore we can just get this H2 upon H1 equal to V upon U by using the similarity of the triangles. But already we have defined this H2 upon H1 as the magnification. So we can also say that the magnification of the lens can also be written to be equal to V upon U as another formula. Okay. But now if we want to write this formula in terms of the focal length and U only, then we can do it. See, because we know that 1 upon F is actually equal to 1 upon V minus 1 upon U for this lens. करेक्ट है? तो अभी इसको अगर हमने सिंपली मल्टीप्लाई किया, अभी यहाँ पे हमको क्या चाहिए, हमको U चाहिए और V चाहिए, राइट? V हमको U और F चाहिए, तो V हमको सपोज नहीं चाहिए, तो उसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को हम V से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं तो U से मल्टीप्लाई करेंगे, U से, ठीक है? सो इफ यू जस्ट मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन बाय U, देन वी कैन गेट इट U अपॉन F, which is going to be equal to U upon V minus U upon U, so that U gets cancelled, right? And what we are left with is U upon F is equal to U upon V minus 1, so that this 1 can be transferred that side, so as to get U by F plus 1 is equal to U by V. And if we just take LCM here, then we can get this U plus F upon F, which is going to be equal to U by V, and but we want V by U here, correct? Okay, so we want V upon U here, so V upon U will be just reciprocal of this, so V upon U can be obtained to be simply iska ulta, so F upon U plus F. But already we have seen that V upon U is nothing but magnification, so we are going to get the third formula for magnification in terms of U and F, that is F upon U plus F, correct hai? And the fourth one can also be obtained if we want this formula to be expressed in terms of F and V only, then just multiply this equation by V simply. तो हमारे पास ऑलरेडी है 1 upon F is equal to 1 upon V minus 1 upon U, करेक्ट है? तो इसको अगर हम सपोज V से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिलेगा V upon F is equal to V upon V minus V upon U, so that this V gets cancelled and we are left with V upon F is equal to 1 minus V upon U. So just transfer this V upon U in this side and V upon F in that side, so that we get this V upon U is equal to 1 minus V by F, and hence we get this V upon U to be simply equal to,
दिस एलसीएम लेके यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, एफ माइनस वी अपॉन एफ, that's it. So this is the formula for v upon u, which can be replaced here so as to get the next formula for the magnification. So magnification can also be written to be simply equal to f minus v upon v, simply, sorry, f simply. Okay, so f minus v upon f, this is also the formula for magnification of a convex lens. Remember, even concave lens के लिए भी फॉर्मूला वही है, नो डाउट, ओनली द डिफरेंस विल बी इन द साइन. तो साइन कभी पॉजिटिव आएगा कभी निगेटिव आएगा. देखो इसमें एक बात याद रखो कि व्हेनेवर द मैग्निफिकेशन हैपेंस टू बी पॉजिटिव, पॉजिटिव, सो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कि द इमेज इज गोइंग टू बी इरेक्ट. ओके, इट इज अबाउट द ओरिजिन, दैट इज मीनिंग ऑफ द पॉजिटिव मैग्निफिकेशन. ओके, याद रखो ठीक से, बिल्कुल दिमाग में फिट करो कि मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव ओनली फॉर erect image, otherwise it is going to be negative for an inverted image. Whenever the image is inverted like this, the magnification is going to be negative. Whenever it will appear to be negative, we will conclude that image is inverted, and if it is positive then image is erect. Okay, ये positive negative का समझा ठीक से. अभी दूसरी बात एक समझो यहाँ पे कि मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होने का और लेस देन 1 होने का मतलब क्या होता है. Magnification is greater than 1 means the image is magnified. Image size is going to be more than the object size. That is, magnification is greater than 1. And if it is less than 1, that means image size is less than the object size, which means that image is diminished. छोटा image मिल रहा है हमको, ठीक है, ऑब्जेक्ट से भी छोटा image मिल रहा है, ये उसका मतलब है. और उससे भी आगे जाके अगर magnification happens to be 1, what does it mean? मैग्निफिकेशन 1 होने का मतलब यह है कि इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों सेम ही है, ये उसका मतलब है. एंड मैग्निफिकेशन 0 होने का मतलब क्या है कि इमेज इज सो स्मॉल दैट इट कैन बी निग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट. एंड मैग्निफिकेशन इंफिनिटी होने का मतलब क्या है? मैग्निफिकेशन इंफिनिटी होने का मतलब यह है कि मैग्निफिकेशन विल बी सो लार्ज दैट इमेज इज वेरी वेरी लार्ज of as size as compared to the object. That means in short we can say that the object image is formed at infinity, so its size will go on increasing as the distance will go on increasing, and that's why its magnification is supposed to be infinity in that case. Okay, तो ये सभी चीजें जो है वो हमको समझनी है फॉर मैग्निफिकेशन. ठीक है, इस पूरे का जो है एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, एंड इफ यू हैव सम डाउट जस्ट फील फ्री टू आस्क. Okay, so remember these are the 4 important formulae for magnification of a convex lens. Remember, chalo, let us move to the next topic. यस, एज वी कैन सी, अभी यहाँ पे लेंस के बारे में जो हमने अभी तक डिस्कस किया है तो वो हम यहाँ पे यहाँ तक ही सीमित रखेंगे. बेसिकली और भी हमको आगे डिस्कस करना है, बट उससे पहले हम कुछ दूसरे टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करके लेंगे. एक 2-3 लेक्चर्स के अंदर हमको प्रिज्म के बारे में डिस्कस करना होगा, प्रिज्म, और उसके बाद फिर वापस हम आएंगे लेंस के ऊपर, सो दैट वी कैन जस्ट डिस्कस अबाउट द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उनका जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो किस तरह से निकाला जाता है, तो वो हमको डिस्कस करना है नेक्स्ट पार्ट में. बट ये इसका कंटिन्यूएशन ही है, लेंस के बाद ही वो एक्चुअली कंटिन्यू करना जरूरी है, मतलब लॉजिकल है. बट अभी इट्स ओके इफ यू कैन कंटिन्यू इट आफ्टर डूइंग द प्रिज्म, क्योंकि प्रिज्म के अंदर जो हम सीखेंगे, जो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे प्रिज्म के अंदर सीखेंगे जिसको बोलते हैं डिस्पर्शन, तो वो डिस्पर्शन वहां पे हमको लगने वाला है. ठीक है, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हम करेंगे, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हमको डिस्पर्शन का कंसेप्ट लगेगा, और डिस्पर्शन के अंदर जो हम स्टडी करेंगे
वो भी हमको वहां पे यूज करना पड़ेगा जरूर। तो इसीलिए हम अभी 3-4 लेक्चर्स के अंदर प्रिज्म के बारे में थोड़ा ज्यादा डिस्कस करेंगे, डिटेल में देख लेंगे एक बार, और उसके बाद फिर वापस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर किस तरह से निकाला जाता है वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है। So let us start with the introduction of the prism now. Okay, what is prism? You can see, you must have been seen the prism in the school or in practicals. It is it has one triangular surface and other 4 rectangular surfaces it has. Okay, तो इस तरह से ये 4 rectangular surfaces हुआ करते हैं। Is like this. So basically prism has 3 rectangular surfaces. Can you see? ये एक rectangular surface है, पीछे एक तरफ एक rectangular surface है और नीचे की तरफ एक और एक rectangular surface दिख रहा है, ठीक है ना? तो these are the 3 rectangular surfaces, whereas there are 2 triangular surfaces we can see. ये front और ये back, इस तरह से ये 2 triangular surfaces होते हैं और 3 rectangular surfaces भी होते हैं। तो इस प्रिज्म के अंदर एक जो होता है इसको बोलते हैं बेस, ठीक है ना? नॉर्मली हम बोलते हैं कि जिसको नीचे रखा हुआ है उसको बेस बोल सकते हैं, नो डाउट, लेकिन एक जो सरफेस है वो मोस्टली ओपेक करके रखा हुआ होता है, उसको हम नॉर्मली बेस बोलते हैं। और बाकी जो 2 सरफेसेस है उनको रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस बोला जाता है। रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, रिमेंबर दिस एंड दिस विल बी कॉल्ड एज द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, एंड the intersection of these refracting surfaces will actually be called as the edge of the prism, edge of the prism, and the angle between those 2 refracting surfaces will actually be called as the angle of prism, or simply we can call it as a refracting angle of that prism, ठीक है ना? Depending on that refracting angle there are the refracted ray or incident ray and refracted ray will make some angles with the surfaces accordingly. तो ये जो refracting angle जो होता है वो prism का बहुत ज्यादा important होता है, ठीक है ना? तो prism is characterized by 2 things. One is the refracting angle and the second is the material of that prism, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मटेरियल ऑफ दैट प्रिज्म। मतलब किसी भी प्रिज्म के अंदर जो प्रिज्म तो प्रिज्म है, तो प्रिज्म में फर्क क्या होता है? फर्क यही होता है, एक तो मटेरियल का फर्क होता है और दूसरा एंगल का फर्क हो सकता है, रिफ्रैक्टिंग एंगल का फर्क हो सकता है। तो इसलिए कोई भी प्रिज्म का, कोई भी 2 प्रिज्म्स का अगर रिफ्रैक्टिंग एंगल अगर सेम है और अगर उसका जो मटेरियल जो है, जिस मटेरियल से वो बना हुआ है, वो मटेरियल भी अगर सेम है, तो इसका मतलब वो दोनों प्रिज्म सेम ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। याद रखो ठीक से। So the prism is characterized by only 2 things. One is the refracting angle and the second is material. Okay. Now, whenever the ray of light passes through the prism, it suffers from refraction 2 times. One is from the first surface and secondly from the second surface here. So both of those 2 points, at both of these 2 points we can just apply the Snell's law and just get the relationship between the angle of incidence and angle of refraction. But the angle of deviation is a important concept for the prism, and we have to find out the expression for the angle of deviation now for any prism. तो किसी भी प्रिज्म के अंदर हम देख सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन किसको बोलते हैं। तो जैसा कि एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में हमने लास्ट टाइम देखा था कि द एंगल बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ द लाइट and the final path of the light is actually called as the angle of deviation, करेक्ट है? तो वही हमको यहाँ पे भी अप्लाई करना है, the angle between the original path of the light which it would travel in the absence of the prism and the final path which it travels due to the prism, it will be called as the angle of deviation, the angle between those 2 rays, ठीक है ना? इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच में का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, रिमेंबर। सो एंगल ऑफ डेविएशन का जो एक्सप्रेशन है तो वो हमको अभी यहाँ पे प्रूव करना है। देखो ठीक से, कंसीडर अ प्रिज्म, सपोज ये प्रिज्म हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं
Okay, so this is the prism. We can name it as A, B, C. Here, the BC is going to be the base of that prism, base, and A is actually going to be the refracting angle of that prism, which is the most important thing here. Now, consider a ray of light which incidents on this prism along this path, suppose PQ. Okay, तो ये PQ इस पाथ से ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होता है. ठीक है, as soon as the ray of light will incident at this point here, it will suffer from refraction, but still we will draw a line which will continue this direction, and we can call it as a original direction which the ray would travel in the absence of this prism. Okay, मतलब ये prism अगर नहीं होता रास्ते में तो उस केस में ये जो लाइट है वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करता था, ये हम समझ सकते हैं. So this is the direction of ray of light which it would travel in the absence of this prism. But because of this prism, the ray of light suffers from refraction here, and we can just draw a normal at this point. Okay, ये जो normal हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो वो इसको परपेंडिकुलर होगा जरूर. ठीक है ना, इस पॉइंट को हम चाहिए तो P बोल के रख देंगे. ठीक है, या इस पॉइंट को P बोलेंगे और ये जो पॉइंट है इसको Q बोल सकते हैं. ठीक है, एंड इस नॉर्मल, ये नॉर्मल है. अभी इस नॉर्मल के साथ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बनाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रेप जो एंगल बनाता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल देंगे. ठीक है, अभी जैसे ही ये यहाँ पे इंसिडेंट होगा तो इट विल जस्ट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. करेक्ट है, सो व्हेन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल वी कैन जस्ट शो इट टू बी रिफ्रैक्टेड लाइक दिस हियर. तो वो इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट होगा और यहाँ पे इंसिडेंट होगा. Once again, it incidents at this second surface here at some angle. We can just draw the normal at this point also. तो यहाँ पे फिर से एक नॉर्मल हमने ड्रॉ किया और अभी now this time the ray of light is going to emerge and it will just get outside the glass surface or this prism and hence it will bend away from the normal. तो यहाँ पे इस केस में वो क्या होगा, नॉर्मल से दूर जाएगा. और नॉर्मल से दूर मतलब यहाँ पे हम रिफ्रैक्टेड रे जो है या इमर्जेंट रे जो है वो इस तरह से दिखा सकते हैं. यहाँ पे दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द इमर्जेंट रे वी कैन से, एंड द एंगल मेड बाय दिस इमर्जेंट रे विद दिस नॉर्मल हियर विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ इमर्जेंस. रिमेंबर, एंगल ऑफ इमर्जेंस. एंड हियर इफ वी जस्ट एक्सटेंड दिस एंगल ऑफ इमर्जेंट रे बैकवर्ड्स, अगर ये इमर्जेंट रे का जो एंगल है वो अगर हमने पीछे की तरफ अगर थोड़ा एक्सटेंड किया इमर्जेंट रे को डॉटेड लाइन से, तो इट विल जस्ट ऑब्जर्व टू बी मीटिंग दिस ओरिजिनल डायरेक्शन एट सम पॉइंट हियर, एंड दैट पॉइंट इज एक्चुअली डिनोटेड बाय M, and this M will actually be called as the point where the ray appears to be from, and the angle between this original direction and the final direction is actually called as delta, which is nothing but the angle of deviation of this lens. तो इस लेंस में से जब ये रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगा तो ओरिजिनल डायरेक्शन में वो इस तरफ जाना था, लेकिन इस लेंस की वजह से इस तरफ जाने लग गया. तो ये जो एंगल है इनके दोनों के बीच में का, दिस एंगल विल एक्चुअली बी कॉल्ड एज द एंगल ऑफ डेविएशन. वी कैन जस्ट शो इट हियर इन दिस वे. सो दिस टोटल एंगल which is between the incident direction and emergent direction will be actually called as the angle of emergence, and it is denoted by delta, and this delta is to be found out here in this expression. Okay, तो इस डेल्टा का एक्सप्रेशन हमको ढूंढ के निकालना है. ठीक है, एंड इट कैन बी प्रूव्ड दैट दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, refracting angle of the prism A plus delta, that is the angle of deviation, happens to be actually equal to the angle of incidence plus angle of emergence. So these four things are just connected by each other in this way. And also one more equation we can prove here that the angle of refraction, refracting angle of the prism happens to be simply equal to R1 plus R2, where R1 and R2 are the angle of refraction here inside this prism. This is R1 and this is R2. So these angles add up to with this angle of refraction, refracting angle of the prism in this way. So A is equal to R1 plus R2 and A plus delta is equal to I plus E. ये दो इक्वेशंस हमको इसके अंदर
प्रूव करने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. These are the two characteristic equation for the prism, which we will prove next time in the next lecture. Okay.